हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसके क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण के अध्याय 3 यानी पाठ 3 तीसरा पाठ जो है लेखन यानी वर्तनी। पिछले क्लास में हमने देखा वर्णमाला, आज हम देखेंगे वर्तनी यानी जो लिखावट है उसको कैसे लिखते हैं, हिंदी जो लिखते हैं वह कैसे लिखते हैं और उसके रूल्स क्या क्या हैं। चलिए किताब में से देखते हैं। हिंदी की ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी जो हिंदी भाषा है उसकी ध्वनियाँ जैसे हमारे जो मुख से निकलती हुई ध्वनि उसको अगर हम लिखित रूप देंगे तो उसको लिपि कहते हैं। जैसे जो उसको लिखित रूप देता है उसे लिपि कहते हैं। तो जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है, यानी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी कौन सी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि। और उसको लिखने का भी एक तरीका होता है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये याद रखें, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है। और इन्हें लिखने का एक विशेष तरीका है। इन लिपियों को बाएं से दाहिने तथा ऊपर से नीचे लिखा जाता है। जैसे बाएं से दाहिने यानी लेफ्ट से राइट, बाएं से दाहिने यानी लेफ्ट से राइट, और ऊपर से नीचे लिखा जाता है। जैसे कि मैं लिखूंगी अभी च, तो मैं अभी लेफ्ट से राइट की ओर लिख रही थी, अब लिखूंगी ऊपर से नीचे यानी ऐसे च। तो हम हिंदी में जो लिखते हैं सभी को बाएं से दाहिने की ओर और ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। और भी बहुत सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हम एक एक करके अभी देखेंगे। पहला है, खड़ी रेखा सीधी होती है और ऊपर से नीचे आती है। जैसे कि ये होती है खड़ी रेखा। जैसे प, अगर मैं प लिखूंगी तो यहाँ पे खड़ी रेखा आएगा और उसको मैं लिखूंगी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी मैं इसको अगर ऐसे लिखूंगी तो ये करेक्ट होगा। लेकिन मैं उसी को अगर इस तरह लिखूंगी तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप लिखते समय हमेशा खड़ी रेखा यानी सीधी रेखा को ऊपर से नीचे की ओर लिखें। जैसे कि मैं खड़ी रेखा को ऊपर से नीचे की ओर लिख रही हूँ, तो उसी तरह आप भी खड़ी रेखा को यानी जो सीधी रेखा है उसको ऊपर से नीचे की ओर लिखें और ऐसे नीचे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है, खड़ी रेखा बड़ी और मात्राएं छोटी होती हैं। मात्राएं बड़ी खड़ी रेखा से ऊंचाई में कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। मात्राएं खड़ी रेखा की आधी ही होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अगर लिखूंगी प में आ की मात्रा, तो यहाँ पे ये है खड़ी रेखा और ये है आ की मात्रा। तो हमेशा जो खड़ी रेखा है उससे जो मात्रा का जो चिन्ह है वो छोटी होनी चाहिए। और सबसे अच्छा होगा आप उसका अगर आधा लिख पाएँ, यानी ऐसे ये खड़ी रेखा हो गया और ये है मात्रा, तो उसका आधा, यानी मात्रा का जो रेखा है वो छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिरोरेखा।
आप समझ गए, ये है खड़ी रेखा। अभी हम बात करेंगे सिरोरेखा। सिरोरेखा जो शब्द या वर्ण के ऊपर लगता है उसको हम कहते हैं सिरोरेखा, यानी जो कि जैसे कि क में ये है सिरोरेखा, ये सिरोरेखा जो ऊपर लगा है। ये सिरोरेखा बाएं से दाहिने की ओर जाती है और एक शब्द के सभी वर्णों को जोड़ते हैं, किंतु जिन शब्दों में अ, आ, थ, ध, भ, श, क्ष और विसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ सिरोरेखा खंडित होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिरोरेखा कहाँ से बाएं से दाहिने यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कल, तो मैं लेफ्ट से राइट की ओर सिरोरेखा को दूंगी। और क्या होता है, शब्दों के सभी वर्णों को जोड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे कल में 2 वर्ण हैं तो दोनों को जोड़ती हुई सिरोरेखा जा रही है। हम इसको अगर क, ल और ऐसे लिखेंगे ये गलत हो जाएगा। हमें शब्दों को जोड़कर सिरोरेखा लगाना होगा। तो ये सही है और ये गलत है। पर अगर किसी शब्द में अ, आ, थ, ध, भ, श, क्ष आ रहा है या फिर विसर्ग के चिन्ह है तो हम सिरोरेखा को खंडित करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ आम, आम, तो इसमें क्या होगा, आप यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से सिरोरेखा देंगे न कि यहाँ से, है ना। जैसे आप आम, ये सही है, ये करेक्ट है। अगर हम इसको जोड़ के यहाँ से लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह धन, यहाँ से सिरोरेखा होगा। जैसे कि अगर हम लिखेंगे अभागा, एक सेकेंड, अ, भ में आ की मात्रा, ग में आ की मात्रा, अभागा। ये अभागा हुआ। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या है, सिरोरेखा सभी शब्दों को जोड़ते हुए जाती है, पर यहाँ पे भ लगा है तो हम इसका यहाँ पे सिरोरेखा खंडित हो जाएगा। ऐसे होगा सिरोरेखा, भ को छोड़ता हुआ, थोड़ा सा गैप बीच में। उसी तरह बाकी शब्दों में भी सिरोरेखा खंडित होता है। विसर्ग लगने से भी सिरोरेखा खंडित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ण को बनाने वाले गोल या अर्धगोल का आकार खड़ी रेखा का आधा या उससे कम ही हो सकता है। इसे अर्धगोल को खड़ी रेखा के मध्य में ही जोड़ा जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये जो खड़ी रेखा है का जो गोल या अर्धगोल है, ये गोल है यहाँ पे, तो और शब्द में अर्धगोल भी है, तो वह खड़ी रेखा का आधा होना चाहिए और बीच में होना चाहिए। जैसे हम लिखेंगे, ब लिखेंगे, तो इसमें गोल है, तो जितने भी वर्ण में गोल या अर्धगोल है वह खड़ी रेखा से आधी होनी चाहिए और बीच में होनी चाहिए। ये भी लिखते समय आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, 2 शब्दों की दूरी खड़ी रेखा की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं शब्दों के बीच में थोड़ा सा अंतर है, गैप है,
है कि नहीं। तो ये गैप कितनी होनी चाहिए, खड़ी रेखा जितनी होनी चाहिए। यानी यहाँ पे देखिए साथ सटाकर, तो थ में जितना बड़ा खड़ी रेखा है उतना ही साथ और सटाकर बीच में गैप है। तो हमें लिखते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम शब्दों के बीच थोड़ा थोड़ा गैप रखें। नेक्स्ट देखते हैं कारक चिन्ह लेखन। अब ओडिया में तो पढ़ चुके हैं कारक क्या है, हिंदी में भी पढ़ेंगे उसको, लेकिन अभी हम मैं समझा दूँ। ने, को, पर, से, या ऐसे बहुत कारक चिन्ह हैं। तो उनका लेखन कैसा होता है। कारक चिन्हों को सर्वनाम शब्दों के साथ सटाकर और अन्य शब्दों के साथ हटाकर लिखा जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो किसी नाम के बदले लगता है। जैसे कि हम कह सकते हैं मैं अपने नाम के बदले मैं लगा सकती हूँ। राम को जाना है, राम के बदले मैं उसको बोल सकती हूँ, उसको जाना है। तो कोई भी नाम के बदले में जो शब्द लगता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह सटा कर लिखा जाता है, यानी एक साथ लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने, यहाँ मैं सर्वनाम है तो मैंने को एक साथ लिखा गया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं उसको, तो यहाँ पे भी सर्वनाम है और उसके साथ कारक को सटा कर लिखा गया है, यानी एक साथ लिखा गया है। पर अन्य शब्द में कोई भी शब्द हो सकता है। जैसे यहाँ पे राम ने, ये ने जो कारक चिन्ह है उसको हटाकर यानी अलग लिखा गया है। जैसे यहाँ पे है नदी में भी मैं कारक चिन्ह है, उसको अलग लिखा गया है। तो आप समझ गए, कारक चिन्ह अगर सर्वनाम के साथ है तो सटा कर लिखेंगे और कोई दूसरे शब्द के साथ है तो हटा कर लिखेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं हल चिन्ह लेखन। जैसे शब्दांत में अ का लोप हिंदी का प्रवृत्ति है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हिंदी में हम अ का प्रयोग नहीं करते हैं। जो शब्द के अंत में जो अ का उच्चारण होता है हम उसको नहीं करते हैं। जैसे हम कहते हैं कलम, फूल, उड़िया में कहते हैं कलम, फूल, या और कमल। तो हिंदी में हम उसका अ का उच्चारण नहीं करते हैं। हिंदी में शब्द के अंत में हल चिन्ह नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे हम लिखते हैं कल, लेकिन लिखा क्या है कल, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं कल, यानी हलंत चिन्ह नहीं लगा है लेकिन हम उसका उच्चारण हलंत में कर रहे हैं। ये हिंदी का होगा। तो लेकिन संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो मूलतः हलंत के साथ होते हैं। अगर हम उसी शब्द को हिंदी में प्रयोग करेंगे तो हम हलंत के साथ करेंगे। जैसे यहाँ पे भविष्यत, पृथक, विधिवत, सत, जगत, प्राक, ये इन सभी का शब्द प्रयोग अगर हम हिंदी में करेंगे तो हलंत के साथ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ड, ढ, ड़, ढ़ का लेखन, यानी कहाँ पर ड, ढ आएगा, कहाँ पे ड़, ढ़ आएगा, उसका प्रयोग देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं शब्द के आरंभ में अगर ड या ढ आया तो क्या होगा, ड, ढ प्रयोग होगा। शब्द के आरंभ में होता है। जैसे यहाँ डाली, डमरू, ढोल, ढक्कन शब्द के अंत में है, शब्द के आरंभ में है, तो यहाँ पे क्या है, ड और ढ का प्रयोग हुआ है। और कहाँ पे ड, ढ का प्रयोग होता है, संयुक्त अक्षर में होता है। जैसे यहाँ पे लड्डू, आधा ड मिले ड, यहाँ संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है तो ड मिले ड, लड्डू, तो यहाँ पे
ड का प्रयोग होता है, संयुक्त अक्षर में ड का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ उड्डयन, बुढ़ा, ये सभी। उपसर्ग के बाद, उपसर्ग क्या है मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग के बाद यहाँ पे देखिए सुडौल, बेढंगा, निढाल, ये सभी उपसर्ग के बाद प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पे भी ड ढ का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी से आए शब्द। ऐसे कुछ शब्द हैं जो अंग्रेजी के हैं लेकिन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे भी ड ढ का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं रेडियो, पैड, ये सभी क्या हैं, इंग्लिश के, अंग्रेजी के शब्द हैं। तो उनका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। जैसे हम रेडियो का प्रयोग हम हिंदी बोलते समय भी करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ड या ढ होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे ड ढ का प्रयोग होता है। शब्द के आरंभ में हो तो, संयुक्त अक्षर में हो तो, उपसर्ग के बाद हो तो, और अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग हो तो ड ढ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं ड़ ढ़ का प्रयोग कहाँ होता है। शब्द के मध्य में हो तो, जैसे यहाँ पे पड़ताल, तो यहाँ पे ड़ बीच में है, तो शब्द के मध्य में प्रयोग हुआ हो तो ड़ ढ़ का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे है पड़ताल, छोड़ना, कढ़ी, बढ़ना। नेक्स्ट है शब्द के अंत में है तो, जैसे यहाँ जड़, रगड़, बाढ़, अनपढ़, तो यहाँ पे ड़ ढ़ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं र का लेखन, यानी र हम किस किस रूप में र को लिखते हैं हिंदी में। पहला है, र के 4 रूप हैं, ये सभी र के रूप हैं। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है अभी हम देखेंगे। जैसे र के पूर्व कोई व्यंजन न हो तो र पूरा लिखा जाता है, यानी र से पहले कोई व्यंजन नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे। यानी ऐसे कई शब्द हैं जहाँ पर र का प्रयोग पूरा र के साथ होता है, यानी र के साथ होता है। अब बहुत सारे ऐसे शब्द लिख सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जहाँ र का लेखन र के उसके मूल रूप में होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है रज, सरस, सार, मूल रूप में होता है। नेक्स्ट है र के पूर्व पाई वाला व्यंजन। आप पाई वाला व्यंजन कौन कौन से हैं आपको पता है। पाई वाला व्यंजन जहाँ पे पाई लगा हुआ होता है। र के पूर्व पाई वाला व्यंजन हो तो र का ऐसा रूप लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में बता रही हूँ, क धन र, यानी र के पूर्व क्या है, पाई वाला व्यंजन है कि नहीं। यहाँ पे पाई लगा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क में र की मात्रा क्र, कर, क्र, तो ये है क्र। जितने भी र के पूर्व अगर पाई वाले व्यंजन आए तो ऐसे लिखते हैं र का। जैसे यहाँ पे है क्र, ग्र, प्र, ब्र, स्र, पाई वाले व्यंजन। र के पूर्व, नेक्स्ट है र के पूर्व स हो तो, र के पूर्व स हो तो उसका स्र रूप होता है। यानी स्र हम कैसे लिखेंगे, स्र। र के पूर्व
बिना पाई वाले व्यंजन, पाई वाले व्यंजन हो तो कैसे लिखा जाता है आपको पता चल गया। अब देखते हैं बिना पाई वाले व्यंजन हो तो कैसे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है ट तो पाई वाला व्यंजन नहीं है, और इसके बाद अगर र यानी ट्र लिखना होगा तो हमें कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, यानी एक लकीर लेफ्ट की ओर, एक लकीर राइट की ओर। ट्र, ये क्या है, ट्र। उसी तरह होगा छ्र, ट्र, ड्र। नेक्स्ट देखते हैं, र के बाद, ये तो हमने देखा जैसे क, र के पूर्व व्यंजन आए तो। अभी हम देखेंगे र के बाद अगर व्यंजन आए तो कैसे हम लिखेंगे। जैसे यहाँ क धन र को लिखते हैं क्र, लेकिन र धन क यानी र के बाद व्यंजन आए तो हम लिखते हैं क। जैसे कोणार्क, आर्य, अर्थात, स्वर्ग, आर्य अर्थात स्वर्ग। तो यहाँ पे स्वर्ग, र के बाद ग आ रहा है तो यहाँ स्वर्ग, र के बाद ग आने से कैसे लिखेंगे, हाँ। नेक्स्ट है ई और ई, ए और ये का लेखन। क्योंकि दोनों का उच्चारण एक जैसा लग रहा है, ई, ए, ये। कुछ शब्दों के दो रूप मिलते हैं। जैसे हम कुछ शब्द के दो रूप लिख सकते हैं, जैसे न ई, गए, गए, खाए, खाए, कीजिए, कीजिए, दिए, दिए। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना चाहिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ कभी य श्रुति का प्रयोग, श्रुति यानी सुनने में, य जैसे दी ये य का हो रहा है, दी ए का हो रहा है, तो श्रुति का प्रयोग हुआ है और कभी नहीं हुआ है, यानी य भी है ई भी है। के नई में य है, न ई य है, न ई में केवल स्वर ध्वनि है, ई है, ई यानी स्वर ध्वनि है। आजकल स्वरात्मक यानी ई और ए रूप ही प्रयोग में आते हैं, हमें इसे अपनाना चाहिए। जैसे हम स्वर का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, जैसे नई वस्तु, तो हम नई, ये स्वर वाली नई लिखेंगे। मेरे पापा चले गए, यानी हम सेकंड गए ए वाला इसको लिखेंगे। तो आप कोशिश करें कि जो स्वरात्मक रूप है उसको ही लिखने की कोशिश करें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ शब्द यह शब्द के रूप में यह प्रयुक्त होता है, यानी हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे यह ही होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकें स्थाई, हम यहाँ पे स्थाई बड़े की मात्रा नहीं लगा सकते, ये जो शब्द है इसमें य का प्रयोग अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम य में बड़े ई मात्रा को बड़े ई नहीं लिख सकते। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग य के साथ ही होगा, हम उसको स्वर में परिवर्तन नहीं कर सकते। आप इसका भी ध्यान रखें। जैसे कैसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे स्थायी, दायित्व, अव्ययी भाव, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके स्थान पर हम स्वर का प्रयोग नहीं कर सकते। और याद रखना चाहिए हमें, जैसे कि ग या का ग आ नहीं कर सकते हम, दिया का दी आ नहीं कर सकते। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम हिंदी लिखते हैं, बोलते हैं, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है स्क और स्क। तत्सम शब्द में अ और आ के बाद स्क तथा अन्य स्वरों के बाद स्क लिखा जाता है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत के समान होता है, यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो संस्कृत में जितने भी शब्द हैं अ और आ के बाद
हम उसका क्या लगाएंगे, स्क लगाएंगे, स्क। और बाकी जितने भी ध्वनि हैं अ आ को छोड़कर जितने भी वर्ण हैं उनके बाद हम स्क लगाएंगे। तो चलो देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है पुरस्कार, पुरस्कार यानी र अ आ रहा है, यहाँ पे स्क के पहले अ आ रहा है, पुरस्कार पुर अ हो रहा है, तो यहाँ पे हम स्क लगाएंगे। यास्क, भास्कर, आयस्कांत। नेक्स्ट है परिष्कार, यहाँ पे री ई आ रहा है, परिष्कार, कनिष्क, निष्कर, पुष्कर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उ ई के बाद स्क आ रहा है, तो इसीलिए हम स्क का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वाला, वाला एक प्रत्यय की तरह प्रयोग किया जाता है। वाला संज्ञा के साथ योजक प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द या धातु के बाद लगता है और एक नया शब्द बनाता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो संज्ञा के साथ अगर आएगा तो एक साथ लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे योजक, योजक का अर्थ होता है जोड़कर, योजक प्रत्यय यानी संज्ञा के साथ हम उसको जोड़ेंगे प्रत्यय को, वाला प्रत्यय को, तो वहाँ पे हम उसको सटा कर लिखेंगे, मिला कर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टोपी वाला, यहाँ पे टोपी एक संज्ञा है और वाला उसका प्रत्यय है, तो यहाँ दोनों को मिला कर लिखा गया है टोपी वाला। नेक्स्ट है गांव वाला, यहाँ पे दोनों एक साथ लिखा जाएगा, लेकिन क्रिया के साथ अगर होगा तो, जैसे कि खाना क्रिया है, खाने वाला अलग अलग लिखेंगे, पढ़ने वाला अलग लिखेंगे, इसको जाने वाला दोनों शब्द को अलग लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, अगर संज्ञा के साथ होगा तो सटा कर लिखा जाएगा और क्रिया के साथ होगा तो अलग लिखा जाएगा। नेक्स्ट है वाला निर्देशक के रूप में आते समय अलग लिखा जाता है। निर्देशक यानी किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को निर्देशित करने के लिए अगर हम कहेंगे, जैसे यहाँ है गांव वाला मकान, यानी हम उस मकान जहाँ जो गांव में है उसको निर्देशित करके बोल रहे हैं क्या, गांव वाला मकान, तो यहाँ वाला अलग लिखा जाएगा। कल वाली बात, हम किस बात की ओर निर्देशित कर रहे हैं, कल वाली बात, तो यहाँ पे भी निर्देशक के रूप में है तो वाला अलग लिखा जाएगा। पहले वाला नायक यानी जो गायक, यानी जो गायक है, कौन सा गायक, किसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वाला गायक, तो यहाँ पे भी निर्देशक के रूप में है तो यहाँ वाला अलग लिखा जाएगा। मैं यहाँ पे ये दोनों क्यों दिया गया है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं हमें पहले बताया गया था संज्ञा के साथ जो योजक प्रत्यय होता है उसको मिलाकर लिखते हैं, और यहाँ पे तो गांव भी है। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि गांव वाला है तो एक साथ मैं उसको जोड़ कर लिख दूंगा, लेकिन नहीं, आप वहाँ पे ये ध्यान रखेंगे क्या वह शब्द किसी को निर्देशित कर रहा है। तो अगर जैसे यहाँ गांव वाला है मिलाकर लिखा गया है और गांव वाला मकान है उसको अलग लिखा गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। संज्ञा के साथ होगा तो मिलाकर लिखें और कोई निर्देशक के रूप में होगा तो हम उसको हटाकर लिखें यानी अलग लिखें। नेक्स्ट देखिए स्वर्ण लाघव, जिन तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों का संयोग होता है वहाँ हिंदी में एक द्वितीय मूलक व्यंजन लुप्त हो जाता है। जैसे कि तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द, तो संस्कृत के शब्द में अगर कोई वर्ण है उसमें 3 व्यंजनों को मिलाकर बनाया गया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं अर्ध, अर्ध में क्या, ये जो ध है इसमें कौन कौन से व्यंजन मिले हैं, ध, द और
एक सेकेंड, और ध, र, द और ध, ये तीनों हैं। तो ये संस्कृत के हैं। तो संस्कृत में अगर 3 व्यंजनों को मिलाकर बना है तो उसको हम हिंदी में प्रयोग करेंगे तो बीच वाला जो है उसको हटा देंगे, यानी उसका लुप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्ध, ये संस्कृत के हैं और इसको हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे द का लुप्त हुआ है। जैसे यहाँ पे परिवर्तन है संस्कृत में, उसको हम हिंदी में लिखेंगे परिवर्तन, तो यहाँ त का लुप्त हुआ है। जैसे यहाँ करता है और यहाँ पे करता है तो यहाँ पे भी त का लुप्त हुआ है। जैसे यहाँ परिवर्धन है, यहाँ परिवर्धन है, यहाँ पे भी द का लुप्त हुआ है। तो आप ये ध्यान रखें, जो इसको कहते हैं स्वर्ण लाघव। तो क्या होता है, तत्सम से अगर हम हिंदी शब्द में प्रयोग करेंगे तो बीच वाला जो वर्ण होगा उसका लुप्त हो जाएगा, यानी उसको हम हटा देंगे। तो ये थे 10वीं क्लास के हिंदी ग्रामर के तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।